हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी वी देख के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम बात कर रहे हैं जो यूपी टेट का 2018 का पेपर है प्राइमरी का, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो उसमें हमने पिछले भाग हमने कवर किए हैं और इस भाग में हम कवर करेंगे पर्यावरण शिक्षा, यानी कि आपका जो ईवीएस सेक्शन है पर्यावरणीय शिक्षा है, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 के फर्स्ट पेपर में, तो उसको हम इसमें देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्यूशन आपको इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपने अगर अब नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं कि दिया है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। तो ये जो आया था 2018 में, ये आया था कि ये करंट से रिलेटेड है। तो आप इसमें से जो करंट से रिलेटेड है, जो भी आंसर है, आप लोग वर्तमान में यानी कि 2021 चल रहा है, तो 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो ये जो है आप इसको करंट अफेयर से मैच कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन था, तो जो कि बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप लोग इसको जो है एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे अच्छे से, तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। सॉल्यूशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यही फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं वो संविधान की किस अनुसूची में, तो वो भाग में, तो वो संविधान के भाग 9 में किए गए हैं। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुसूची जो है वो 11 अनुसूची है। 11वीं अनुसूची जो है इसमें जो है संविधान का भाग 9 और अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके बाद जो दिया है क्वेश्चन की 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे है। तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो होता शहरी स्थानीय स्वशासन से, यानी जिनमें क्या आते हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर निकाय हैं। तो इनमें से जो 74वां संविधान संशोधन था इससे रिलेटेड था। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। तो अगर पूछ लिया जाए कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992-93, तो ऐसे जो है 1992-93 में जो है 74वां संविधान संशोधन हुआ था। यानी इसमें एक था शहरी स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड और एक था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड। तो ये जो है 124 नंबर का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न दिया है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो वर्षा के पानी में कौन सी गैस जो घुल जाती है जो उस पानी को अम्लीय कर देती है, तो कौन सी होती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये वर्षा के पानी को जो है अम्लीय बना देती है। तो क्या होता है कि ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्ल वर्षा जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है या इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र, मृदा, कृषि पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव
डालती है। और मथुरा के तेल शोधक कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ताजमहल का जो कलर है वो हल्का हल्का पीला होने लगा है, तो इसी के कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही है कि ताजमहल का कलर जो है, जो संगमरमर कलर था, सफ़ेद वाइट था, वो अब हल्का हल्का पीला होने लगा, पीलापन आने लगा है, तो इसी गैस के कारण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड, कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है, सॉरी, इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन। और इसमें आप और तैयार कर लेंगे कि इंग्लैंड से और को और क्या 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 चीज़ प्रावधान लिए गए हैं हमारे संविधान में, अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं, स्विट्ज़रलैंड से कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं, और जो है आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन से जो है प्रावधान शामिल किए गए हैं, लिए गए हैं। तो आप लोग जो इसको अच्छे से पूरा तैयार कर लेना। इसके बाद है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आपको पता ही होगा, निर्वाचन आयोग होता है, एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और यह एक क्या है? स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, ये चुनाव आयोग का काम है। तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल, यानी कि सबसे पहला जो घंटा होता है उसमें प्रश्नकाल, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो सरकार होती है वो उनका जवाब देती है। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, और संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। और 3 प्रश्न कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। तो ये हो गया। इसके बाद आप जो देखेंगे कि सार्वजनिक काल क्या होता है, ये आप पता कर लीजिए कब होता है लोकसभा की कार्यवाही में, और शून्यकाल किसे कहते हैं, और विशेषाधिकार काल किसे कहते हैं। यानी कि आप ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन को अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपका इससे कोई भी रिलेटेड प्रश्न आएगा वो आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वो है उपयुक्त, क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। इसका जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन दिया है कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण जो है वो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। और धरती पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? वो वर्षा का जल है। और वर्षा का जल जो है धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है, और वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपककर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। और ये जल क्या करता है कि भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे क्या होता है कि भूजल का पुनर्भरण होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो असम राज्य में है। कहाँ है? असम राज्य में है। और ये क्या है कि ये जो भारतीय गैंडे हैं, तो असम राज्य में एक विशेष प्रकार के गैंडे होते हैं। वो कौन से? तो एक सींग वाले गैंडे होते हैं। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो है एक सींग वाले जितने भी गैंडे हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, उनकी सुरक्षा और संरक्षण किया जाता है। वही इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है, और यह उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह उद्यान क्या है? एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित करता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो ये पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का प्रवाह का एक क्रम बना हुआ है, तो इसमें कौन सा क्रम सही है?
तो वो है सबसे पहले उत्पादक है, फिर उपभोक्ता है, फिर उपघटक है, अपघटक है। तो जो है सी नंबर इसका सही हो जाएगा। जब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसमें दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसका सही क्रम क्या होता है, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। और उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है, और यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ये जो है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहती है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है। और यह क्या करती है, यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है और जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो जो पत्तियां हरी हो, पौधे हरे होते हैं, चाहे पत्तियां हरी होती, बात ही सेम है कि किस वर्ण के कारण पौधे हरे होते हैं। तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियां या पौधे हरे होते हैं। जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि क्लोरोफिल जो वर्णक है वो क्या है, उसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। और क्लोरोफिल वर्णक क्या है, मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। और पौधे की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है वे केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती हैं। प्रकाश यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है तब वो अपना भोजन बनाती हैं, और तभी कर पाएंगी जब उसमें उनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है कौन सी हैं। तो वो है डी यानी उपयुक्त सभी, जिनमें वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग। तो इसमें क्या है कि वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। और इन मानवीय गतिविधि से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं, जिससे मानव तथा जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं कि यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो कौन सी, तो जेट्रोफा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी फसल, तो जेट्रोफा जो है। इसका जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, तो एक्सप्लेनेशन दिया है कि जेट्रोफा यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। और इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है, और इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। और काकीनाडा यानी कि आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियो दोस्तों हम आपके लिए और लाते रहेंगे, यानी कि आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, हम दोनों आपको सॉल्व कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहें। अगला है क्वेश्चन है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, और इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, और इसका वानस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है, ओसिमम सैक्टम है। और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसको तुलसी के नाम से जाना जाता है। देखो इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। तुलसी का जो पौधा होता है हमारे गाँव में घरों में लगाते हैं हम लोग, तो वो तुलसी का पौधा, इसे इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है, और इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। और इसे पौधे का जो है हिंदू धर्म में महत्व है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जड़ी बूटियों की रानी जो भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, और इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है, और इसको सामान्यतः तुलसी के नाम से जाना जाता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अगला प्रश्न है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो पीने योग्य पानी कहते हैं, जो पीने योग्य है।
और हमारी पृथ्वी पर 0.65% ही पीने योग्य पानी है। बताओ कितना है? 0.65% ही हमारे जो हम पी सकते हैं पानी, वही हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है, तो बहुत कम है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH3NCO, जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। और यह क्या है? ये एक हानिकारक गैस है और जिसका उपयोग क्या कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। और इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति मर गए थे तथा हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। और आज पर ये रात के टाइम हुआ था, तो आसपास के बहुत सारे लोग जो है इससे प्रभावित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर है क्वेश्चन, हो गया। इसके बाद है 139 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग जो है जितने भी दिवस हैं, इंपॉर्टेंट दिवस हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। और अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको एक जो दिवस जितने भी हैं वो हम उनकी लिस्ट आपको एक प्रोवाइड करवा देंगे एक PDF में। तो वहाँ से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं, जितने भी दिवस हैं हमारे। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय या थीम था कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत था। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपको जो 2021 चल रहा है ना, तो आपका 2021 में टेट होने वाला है। तो 2021 का जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या है और उसका मेजबान देश कौन सा है, करंट से आप इसको अच्छे से मैच कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि अगर पूछे तो आपका आंसर जो है गलत ना हो। अगला है कि MS स्वामीनाथन एक हैं, कौन से? तो एक स्वामीनाथन जो थे कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। और इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इन स्वामीनाथन के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो वो है देहरादून में स्थित है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। तो इसका जो D नंबर है उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? किसे? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। कैसे? कि और उस क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे क्या होता है, पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। तो इसीलिए प्रकाश बहुत ज़रूरी है, जिसके दौरान क्या करते हैं पौधे कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये इक्वेशन दिया है, इसके आधार पे आप जो अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या होता है, इसकी रिएक्शन क्या होता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो मृतक भक्षी कहा जाता है। और इन्हें विषम पोषी, ये जो जीव होते हैं ये विषम पोषी प्रकृति के होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? किस प्रकार की ऊर्जा? तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। किस प्रकार की? भूतापी। तो जो तप्त भौम जल होता है उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है और इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। आगे है कि भारत में मणिकर्ण यानी हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी यानी लद्दाख, तातापानी यानी झारखंड और खम्मम यानी तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये स्थान है, तो आप इनको स्थानों को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है कि शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि शोला जो घास स्थल है वो पश्चिमी घाट में
पाए जाते हैं कहाँ, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और इन 16 घास स्थलों वनों को उष्णकटिबंधीय मोंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है और इस तरह के घास के मैदान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, कहाँ करते हैं, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, जिसमें पहला है कि नेलापट्टू में भी और कुंथनकुलम में भी और कोकारो बेलूर में भी क्या करते हैं, ये सभी जगह प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है कि मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, तो पारा, यानी जो मीना माता रोग है वो ऐसी मछली से खाने से होता है जिसमें पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। पारा मतलब Hg, यानी कि जिससे क्या अधिक मात्रा पारा यानी कि Hg पाया जाता है। और इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ पैर मुंह शून्य होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव व फालिज जैसे लक्षण दिखाई दिए और बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई। और यह बीमारी पहली बार जापान के मीना माता खाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों में देखी गई और इस कारण इसे मीना माता रोग कहा जाने लगा। तो मीना माता रोग क्यों कहते हैं, तो क्यों कि जापान के मीना माता खाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों में पहली बार ये बीमारी देखी गई, इसलिए इसे मीना माता रोग कहते हैं। और जो मछली, ऐसी मछली खाने से क्या होता है, उसमें सबसे अधिक पारा होता है, Hg होता है, इसलिए ऐसे रोग होते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन परत का सबसे अधिक जो है ह्रास हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है और सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। और ओजोन छिद्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं और जिससे त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, हो जाता है। तो कौन सी है, तो दक्षिणी ध्रुव होगा, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद है कि इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, तो भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे हीरालाल जे कानिया, यानी सर हीरालाल जेकी सुंदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप इनका नाम जो है अच्छे से याद कर लेना, यानी हीरालाल जे कानिया याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा पूरा नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो विलुप्ति के करीब, यानी कि जो जीव समाप्त हो रहे हैं उनके करीब जो भी जीव हैं उनसे संबंधित है। और इसका एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो उसमें दिया है कि रेड डाटा बुक जो है विलुप्त के करीब जीव जंतु से संबंधित है और रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है और पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। और रेड डाटा बुक IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। और इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 था। इसके बाद आपके जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 150 आते हैं। तो ये आपका हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिलती रहें। हमने 2017 का और 2018 का यूपी टेट का पेपर जो है प्राइमरी लेवल का वो सॉल्व कर लिया है। आप जाके पिछले वीडियोस भी कवर कर सकते हैं, देख ले सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं और ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आने वाला पेपर कैसा होगा, किस प्रकार का पेपर आता है। और उसके बाद जो है हम 2019 और 2020 के जो भी क्वेश्चन पेपर बचे हैं वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सीटेट का भी जो प्राइमरी लेवल का है कक्षा 1 से 5 तक के लिए वो भी सॉल्व करवाएं तो हम आपको पूरा सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सॉल्व करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। अगर करवाया जाए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम सॉल्व करवा देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसे शेयर भी कर देना ताकि अन्य लोग भी इसे लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।